आज हम अगला कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन आंसर है स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा सीरीज चल रहा है जो प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन और फंडामेंटल जो डेवलपिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का उससे जो आते हैं उस पे है। तो इसके पीछे एक और हमने लेक्चर बनाया था और ये वाला उसी कड़ी में अगला है। तो इसमें आता है पहला वो जो पुराने क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं, एक्चुअली वही है सारे क्वेश्चन। तो उद्देश्य इसमें पहला क्वेश्चन है कि उद्देशिका में संविधान का आधारभूत ढांचा निहित है जिसको संविधान संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में के मामले में न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने मत व्यक्त किया कि संविधान की उद्देशिका हमारे राष्ट्रीय जीवन के कतिपय मूल आधारों के प्रति हमारी आस्था तथा विश्वास की घोषणा है। यह एक अनिवार्य आदर्श स्तर है तथा अडिग संकल्प है। हमारे संविधान की प्रस्तावना सारांश रूप में आदर्श व प्रेरणा लिए हुए है। ये पूछा था क्वेश्चन। इसके बाद से अगला क्वेश्चन हमारा आता है। अगला क्वेश्चन है एच आर बॉम्बे वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया में के मामले में न्यायमूर्ति रामास्वामी ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। एच आर बॉम्बे केस में कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी तत्वों में हैं। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो माना जाता है उसमें ये कहा गया था। फिर उसके बाद से आते हैं अगला क्वेश्चन। री बेरोजगारी के मामले में री बेरोजगारी का केस कब आया था? 1960 में आया था। ये पूछा था यूपी 2018 के क्वेश्चन में। तो री बेरोजगारी के मामले में री बेरोजगारी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की उद्देशिका के संबंध में यह कहा कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है एवं संविधान का भाग नहीं है। मतलब उसका पार्ट नहीं माना। उसने कहा कि ये एक तरह से इसकी कुंजी है जो संविधान निर्माताओं ने क्या कहना चाहा था उसके बारे में है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि एक्सेलवियर वर्सेस, थोड़ी सी में आई थिंक ब्लर है, एक्सेलवियर बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने समाजवाद शब्द की व्याख्या की। ये पूछा था क्वेश्चन कि समाजवाद 2011 में कि समाजवाद शब्द की व्याख्या किस केस में किया गया था? तो एक एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 में केस आई थी। संविधान सभा द्वारा निर्मित भारत का संविधान अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था। अंगीकृत मतलब एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को अंगीकार करना मतलब स्वीकार करना, और अधिनियमित मतलब आप लोगों को पता ही है। फिर इसके बाद से हम भारत के लोग भारत में संप्रभु हैं। मतलब भारत में संप्रभु कौन है, सॉवरेन किसको माना जाता है? तो हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, एमपी में ज़्यादा करके ऐसे क्वेश्चन प्रीएम्बल से आते हैं। इसके बाद से केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और 1973 में एक केस आई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने धारित किया कि विधिक संप्रभुता भारतीय संविधान में निवास करती है। संविधान का आधारभूत ढांचा हमारे संविधान की उद्देशिका में निहित है। हम भारत के लोग में उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक, मतलब कुल मिलाकर के ये कहा गया था कि जो हमारा प्रीएम्बल है वो संविधान का पार्ट है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका में सबके लिए शिक्षा तथा नैतिक न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। एक इसमें किया गया है, उसमें डीपीएसपी में हमारा है सबके लिए शिक्षा की बात। ये हमारा फंडामेंटल राइट प्रीएम्बल में ये नहीं शब्द कहा गया है। फिर संविधान की प्रस्तावना मतलब जो प्रीएम्बल है अब तक एक बार संशोधन किया गया है। किस बार हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को 42वें संविधान संशोधन को और कमेंट कीजिएगा आप लोग कि उसको क्या कहते हैं। फिर इसके बाद से आते हैं, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था? किसने बनाया था? BR अम्बेडकर ने प्रस्तावना को। ठीक है,
प्रस्तावना के प्रारूप को किसने तैयार किया था? B.R. अम्बेडकर ने। ये प्रपोजल किसने दिया था? नेहरू जी ने दिया था। ये दोनों क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और ये उत्तराखंड में पूछा भी है कि प्रस्तावना का जो प्रारूप था B.R. अम्बेडकर ने और प्रपोजल नेहरू ने। इसके बाद से हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान में प्रयुक्त शब्द निरपेक्षता का अर्थ है राज्य में कोई धर्म न होगा और न ही धर्म के साथ और न ही और सॉरी क्वेश्चन मैं गलत बुक पढ़ दी। संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्म निरपेक्षता का अर्थ है धर्म जो है राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। इसके बाद से एक और क्वेश्चन मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, एक आप लोग कमेंट कीजिएगा। धर्मनिरपेक्षता शब्द कब संविधान में जोड़ा गया और धर्मनिरपेक्षता के पहले क्या था? उद्देशिका संविधान का अंग है। उद्देशिका संविधान का अंग है, किस केस में कहा गया था? इसको केशवानंद भारती के केस में कहा गया था। फिर अरोड़ा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष अनुच्छेद 25 तथा 30 तथा 51A में प्रतिबिंबित होता है। मतलब ये नज़र आता है कि जो हमारा उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द है पंथ निरपेक्ष, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 30 है और 51 ये है। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के संविधान की उद्देशिका के पाठ का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ब्रैकेट में पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र सही क्रम है। ये MP में 2014 में पूछा था, 2018 में पूछा था। जो ये 3-4 शब्द हैं प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र और गणतंत्र, इसका जो सही क्रम है क्या है, तो इसको भी याद आप लोग कर लीजिएगा। संविधान में प्रथम बार न्याय शब्द का प्रयोग उद्देशिका में किया गया। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है उद्देशिका में, कमेंट करिएगा जरूर आप लोग। संविधान के निर्वचन में उद्देशिका जहाँ भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहाँ सुसंगत है। मतलब उद्देशिका कहाँ सुसंगत है? जहाँ पे अगर किसी शब्द को संदिग्ध, मतलब संदिग्ध एक तरह से कहा कि थोड़ा कंफ्यूजन में है कि क्या इसका मतलब है, तो उस वहाँ पे उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 का उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन में शब्द जोड़े गए थे। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उस टाइम किसकी गवर्नमेंट है? आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। भारतीय संविधान की उद्देशिका को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। उद्देशिका में कितने बार चेंजेज हुए हैं? सिर्फ एक बार हुआ है। और कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में। किसकी गवर्नमेंट में हुआ है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। संघ की अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण शक्ति का विभाजन है। संघ की अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण शक्ति का विभाजन है। मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण है संघ में क्या है? शक्ति का विभाजन। पृथक्करण सिद्धांत किस आर्टिकल में, कमेंट कीजिएगा आप लोग। संघ का अति महत्वपूर्ण अभिलक्षण शक्ति का विभाजन है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन 2007 में छत्तीसगढ़ पूछा गया है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित वर्ष में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में पारित हुआ था। किस वर्ष में पारित हुआ था? 2014 में। और इसके बाद से भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन रहा जिसका पुनर्गठन किया गया? आप लोग कमेंट कीजिएगा। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम भारत में वर्ष 2013 में लागू हुआ था। लोकपाल एवं लोकायुक्त, ये उत्तराखंड के सारे क्वेश्चन हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित हुआ था। उत्तराखंड का एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि थोड़ा जो बाकी क्वेश्चन जिससे आते हैं, जिसमें हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि ये चीज़ आएगा, वही उत्तराखंड में पूछता है।
फिर कैरी फॉरवर्ड नियम को अधिकारातीत देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में घोषित किया गया। कैरी फॉरवर्ड का नियम सबसे मतलब कब इसको अधिकार में लाया गया, किस केस के बाद से, देवदासन बनाम भारत संघ के। ये इसका कहने का मतलब है। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन में दिया गया है, तो 73वां संशोधन में है। और इसके बाद से पंचायती राज व्यवस्था कब आई थी और किस आर्टिकल में इसकी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, वो भी आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद से हम आते हैं प्रियम्बल में। तो प्रियम्बल में एक गोपालन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, एक गोपालन के केस में। और रिबेरुबारी के केस में क्या कहा गया था और रिबेरुबारी की केस कब आई थी, ये भी कमेंट कीजिएगा। फिर इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक क्रियाशील परिसंघ, परिसंघ का अर्थ आप लोग क्या समझते हैं, क्वाशी का मतलब क्या समझते हैं, नीचे कमेंट कीजिएगा। एक क्रियाशील परिसंघ के लिए न्यूनतम आज्ञापक अपेक्षा यह है कि राष्ट्रीय अर्थात संघ एवं राज्य इन दोनों स्तरों पर सरकार के मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का स्वाधीन किंतु सहकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित हो। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट अभी मैं पढ़ी हूँ ये किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल का एग्जाम्पल है, एक कमेंट कीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद से अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। गणराज्य का क्या मतलब होता है, गणराज्य मतलब लोगों का राज्य, गण मतलब लोग और राज्य मतलब राज्य, जहाँ पे राजा वंशानुगत नहीं होता है। फिर इसके बाद पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, राज्य में किसी धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं दी गई हो, वहाँ पे सारे धर्मों को बराबर रूप से देखा जाता हो। फिर लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का तंत्र, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था। तो गण मतलब लोग और राज्य मतलब लोगों का राज्य। इसका मतलब कि वहाँ पे राजा कोई एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं हुआ कि एक बार आ गया तो उसका खानदान चलता रहेगा। और लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, जहाँ पे जनता सरकार को चुनती है और वो भी एक टाइम पीरियड के लिए। तो लोकतंत्र मतलब सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा के से प्राधिकार प्राप्त करता है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 तथा नीति निर्देशक तत्व से संबंधित भाग 4, ये तीनों शांतिमय सामाजिक क्रांति के प्रति संविधान निर्माताओं की प्रतिबद्धता दर्शित करते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन पूछा है कि आपको किन चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि संविधान निर्माता जो थे वो प्रतिबद्ध थे इन सब चीज़ों के लिए, तो किससे लगता है, मूल अधिकार जो संबंधित है भाग 3 में, डीपीएसपी है उससे, और भाग 4। इसके बाद से हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये मिलाने का है। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद से राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, जापान के संविधान से। देखिए यहाँ पे एक है विधि का शासन, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ना कि शासन, प्रोसीजर, वो कहाँ से लिया गया है, जापान से। फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ग्लेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एक प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है। ये पूछा था, बिहार में पूछा था, किसने कहा था कि जो भारतीय संविधान है एक प्रमुख रूप से सामाजिक दस्तावेज है, तो ग्लेनविल ऑस्टिन ने कहा था। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में संविधान सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर कौन है, संविधान है, संविधान को मानते हैं। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया है, अपितु यह अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, मतलब इंग्लैंड से नहीं, अमेरिका से। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संघ की अवशिष्ट शक्तियों को सुरक्षित करता है। अवशिष्ट का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रणाली संसदीय प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली।
और संसदीय प्रणाली में कैसी व्यवस्था है? द्विसदनात्मक व्यवस्था है। इसके बाद से आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। एक क्रियाशील परिसंघ के लिए न्यूनतम आज्ञापक अपेक्षा यह है कि संघ एवं राज्य इन दोनों स्तरों पर सरकारों के मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का स्वाधीन किंतु सहकार युक्त प्रयोग सुनिश्चित हो। एक बार पहले पढ़े हैं तो वो उत्तराखंड का क्वेश्चन था और ये यूपी लोअर पीसीएस में पूछा है। और फिर इसके बाद से आगे का है, आगे का क्वेश्चन क्या है? फिर मिलाने का है। गणराज्य मतलब राजा जहाँ पे आनुवंशिक नहीं होता है, पंथ निरपेक्ष जहाँ पे राजधर्म, जहाँ पे धर्म मतलब राज्य किसी धर्म या राजधर्म के रूप में मान्यता किसी धर्म को नहीं देता है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि सरकार का ऐसा स्वरूप जो जनता की इच्छा के प्राधिकार से प्राप्त होता है। अब इसके बाद से हम अगला फंडामेंटल राइट है हमारे जितने, उससे कौन कौन से क्वेश्चन और कौन से केस लॉ आते हैं, इस पे अगली लेक्चर होगा।